गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे रामू काका अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। उनकी चाय की महक दूर दूर तक जाती थी और लोग सुबह शाम उनकी दुकान पर भीड़ लगाए रहते थे। रामू काका बहुत मेहनती और सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की थी और अपने बेटे मोहन को शहर में अच्छी शिक्षा दिलाई थी। मोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। रामू काका को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। कुछ समय बाद मोहन की शादी पूजा नाम की एक खूबसूरत और तेज तर्रार लड़की से हुई। पूजा शहर के बड़े परिवार से थी और उसे गांव का सादा जीवन पसंद नहीं था। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे पूजा का रवैया बदलने लगा। उसे रामू काका का चाय बेचना, बिल्कुल पुराने कपड़े और गांव की सादगी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह अक्सर मोहन से कहती, ये क्या ज़िंदगी है, तुम्हारे पिताजी गांव में चाय बेचते हैं और तुम शहर में इतनी अच्छी नौकरी करते हो, लोग क्या कहेंगे। मोहन भी अपनी पत्नी के बहकावे में आने लगा। उसे लगने लगा कि शायद पूजा सही कह रही है। एक दिन जब रामू काका दुकान से लौट रहे थे, पूजा ने उनके सामने ही मोहन से कहा, देखो, पिताजी से कह दो कि अब चाय बेचना बंद कर दें, हमें शर्म आती है। ये सब देखकर रामू काका ने यह सुना और उनका दिल टूट गया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका अपना बेटा और बहू उनके पेशे को इस तरह से नीचा दिखाएंगे। रामू काका ने चुपचाप अपनी दुकान बंद कर दी। वह घर में रहते, लेकिन पूजा का व्यवहार दिन ब दिन और बुरा होता गया। वह रामू काका को ठीक से खाना नहीं देती थी, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करती थी और उन्हें हर बात पर टोकती थी। मोहन भी अपनी पत्नी के आगे कुछ नहीं बोलता था। रामू काका को घर में पराया महसूस होने लगा। उनके दोस्त और गांव वाले उनसे मिलने आते, लेकिन पूजा उन्हें भी घर में आने से मना कर देती थी। एक दिन मोहन ने रामू काका से कहा, पिताजी, हमने शहर में एक फ्लैट खरीदा है, हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। रामू काका खुश हुए कि शायद अब हालात सुधरेंगे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। मोहन ने आगे कहा, आप यहीं गांव में रहिए, हमारे साथ शहर में आपको दिक्कत होगी। हमने आपके लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया है और आपके खर्च के लिए कुछ पैसे भेज दिया करेंगे। रामू काका शन्न रह गए। जिस बेटे को उन्होंने अपने खून पसीने से पाला था, वह आज उन्हें अपने से दूर कर रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप उन्होंने अपना सामान बांधा और उस छोटे से किराए के कमरे में चले गए। शहर में मोहन और पूजा की ज़िंदगी भी अच्छी नहीं चली। मोहन की कंपनी में छटनी हुई और उसकी नौकरी चली गई। पूजा को अपने महंगे शौक पूरे करने की आदत थी और अब मोहन की नौकरी ना होने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उन्होंने अपनी नई खरीदी हुई संपत्ति बेची और एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे। दिन रात झगड़े होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर गांव में रामू काका को बहुत लोग प्यार करते थे। उनकी चाय की दुकान बंद होने से गांव वालों को भी दुख था। एक दिन गांव के सरपंच ने रामू काका से कहा, काका, आप क्यों परेशान होते हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप फिर से अपनी चाय की दुकान खोलिए, हम सब आपका साथ देंगे। रामू काका ने फिर से अपनी चाय की दुकान खोली। इस बार गांव वालों ने उनकी बहुत मदद की। धीरे धीरे उनकी दुकान फिर से चल पड़ी और रामू काका का जीवन पटरी पर आ गया। वह खुश थे क्योंकि उन्हें गांव वालों का प्यार और सम्मान मिल रहा था। मोहन और पूजा की हालत बद से बदतर होती गई।
उन्हें खाने पीने के भी लाले पड़ गए। एक दिन मोहन को किसी ने बताया कि गांव में एक नई चाय की दुकान खुली है और वहां बहुत भीड़ रहती है। मोहन और पूजा गांव वापस लौटे और उस दुकान पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दुकान के मालिक को देखा, वे चौंक गए। सामने रामू काका बैठे थे, चाय बनाते हुए। पूजा ने तुरंत अपने पुराने तेवर दिखाते हुए कहा, अरे बुढ़े, तू अभी भी चाय बेच रहा है? सोचा था तू गांव में ही पड़ा रहेगा, पर तू तो यहाँ भी दुकान चला रहा है। रामू काका ने उन्हें देखा और शांति से कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शहर में इतनी अच्छी जिंदगी चल रही होगी तुम्हारी। मोहन ने शर्म से सिर झुका लिया। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम बर्बाद हो गए। हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही और हम खाने के लिए भी मोहताज हो गए हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। रामू काका ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, तुमने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, उन्हें घर से निकाल दिया और अब मदद मांगने आए हो। मैंने तुम्हें सिखाया था कि कर्मों का फल मिलता है और आज तुम वही भुगत रहे हो। मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। रामू काका ने उन्हें कोई मदद नहीं दी। मोहन और पूजा को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामू काका की दुकान से निराश होकर लौटे। मोहन और पूजा का दिल भारी था। उन्हें पहली बार अपने किए का एहसास हो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। उन्होंने रामू काका को फिर से अपनी ज़िंदगी जीते हुए देखा था, एक सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। मोहन और पूजा एक छोटे से किराए के कमरे में वापस आ गए। उनकी बेटी, जिसका नाम आशा था, अक्सर भूखी रहती थी। उसे देखकर पूजा का दिल कचोटता था। वह खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन अपनी बेटी को भूखा नहीं देख सकती थी। मोहन ने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री अब उसके पास किसी काम की नहीं थी, क्योंकि अनुभव की कमी और लंबे समय तक बेरोजगार रहने के कारण उसे कोई मौका नहीं दे रहा था। एक शाम जब आशा सो रही थी, पूजा और मोहन के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। मेरी गलती थी, मोहन ने कहा। मुझे पिताजी की बात माननी चाहिए थी। उन्होंने हमेशा हमारा भला चाहा। पूजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी भी गलती थी। मुझे गांव के जीवन से घृणा थी और मैंने तुम्हारे पिताजी का कभी सम्मान नहीं किया। मुझे लगा था कि शहर की चमक दमक ही सब कुछ है, लेकिन अब समझ में आया कि असली खुशी और संतोष रिश्तों में होता है। दोनों पूरी रात सो नहीं पाए। उन्हें अपने बचपन के दिन याद आए, जब रामू काका उन्हें कंधे पर बिठाकर घुमाते थे, उन्हें कहानियाँ सुनाते थे और उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। उन्हें याद आया कि कैसे रामू काका ने अपनी सारी जमा पूंजी मोहन की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी और कैसे उन्होंने कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की। अगली सुबह दोनों ने एक फैसला किया, हमें पिताजी से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूजा ने कहा, भले ही वो हमें स्वीकार ना करे, लेकिन हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। मोहन सहमत हो गया। हाँ, यही सही है। हम चाहें कितने भी गिरे हुए क्यों ना हों, हमें कम से कम अपने किए पर पछतावा तो व्यक्त करना ही चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी आशा को उठाया और गांव की तरफ पैदल ही चल पड़े। उनके पास बस कुछ ही रुपए बचे थे, जिनसे उन्होंने रास्ते में आशा के लिए बिस्किट खरीदे। कई घंटों की यात्रा के बाद वे रामू काका की दुकान पर पहुँचे। शाम का समय था और दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ थी।
रामू काका ग्राहकों को चाय पिला रहे थे और हंसते हंसते बातें कर रहे थे। मोहन और पूजा को देखकर रामू काका एक पल के लिए रुक गए। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, ना गुस्सा ना खुशी, बस एक खालीपन। मोहन ने घुटने टेक दिए और कहा, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया। पूजा भी रोते हुए बोली, ससुर जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने कभी आपका सम्मान नहीं किया और मुझे उसका बहुत पछतावा है। हमने सब कुछ खो दिया है और यह सब हमारे कर्मों का फल है। आशा जो अभी तक मोहन की गोद में थी, नीचे उतरकर रामू काका के पास गई और उनकी धोती पकड़कर खड़ी हो गई। रामू काका ने आशा की तरफ देखा और उनके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने आशा को अपनी गोद में उठा लिया। आशा ने उनके सफ़ेद बालों को छूते हुए कहा, दादाजी आप मुझे कहानियाँ सुनाएंगे? रामू काका की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी पोती को देखा और फिर मोहन और पूजा की तरफ देखा। उनके मन में अभी भी गुस्सा था, लेकिन आशा की मासूमियत ने उनके दिल को छू लिया था। उन्होंने मोहन और पूजा को उठने का इशारा किया। उठो, उन्होंने धीरे से कहा, तुमने जो किया उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी जगह है। गलती हो गई तो उसे सुधारना भी आना चाहिए। रामू काका ने मोहन और पूजा को अपनी चाय की दुकान पर काम करने की अनुमति दी। मोहन ने बर्तन धोना शुरू किया और पूजा ने ग्राहकों को चाय परोसना। शुरुआत में उन्हें शर्म आती थी क्योंकि गांव के लोग उन्हें जानते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को पूरी लगन से करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि यही उनके लिए एकमात्र रास्ता था। रामू काका ने उन्हें कभी ताना नहीं मारा, लेकिन उन्हें हर बात में ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाया। मोहन ने रामू काका से चाय बनाने की कला सीखी और पूजा ने ग्राहकों से विनम्रता से बात करना सीखा। कुछ महीनों में उन्होंने अपने काम में महारत हासिल कर ली। वे अब अपने ग्राहकों से अच्छे से बात करते थे और हर काम ईमानदारी से करते थे। धीरे धीरे गांव वाले भी उन्हें स्वीकार करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि मोहन और पूजा बदल गए हैं। उनकी सादगी और विनम्रता ने लोगों का दिल जीत लिया। रामू काका भी अब पहले से ज़्यादा खुश थे। उन्हें अपना परिवार फिर से मिल गया था और उनकी चाय की दुकान भी पहले से ज़्यादा चल रही थी। मोहन और पूजा की ज़िंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने रामू काका की चाय की दुकान को न केवल संभाला था, बल्कि अपनी शिक्षा और शहर के अनुभव का उपयोग करके उसे एक नया रूप दिया था। मोहन ने अपनी इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल दुकान के प्रबंधन को बेहतर बनाने में किया। उसने नए साफ सुथरे काउंटर बनाए, ग्राहकों के लिए बैठने की आरामदायक जगह बनाई और यहाँ तक कि एक छोटी सी डिजिटल पेमेंट प्रणाली भी शुरू कर दी। पूजा, जो कभी सिर्फ महंगी किटी पार्टियों में जाया करती थी, अब रसोई में रामू काका के साथ बैठकर चाय के लिए नए मसाले और मिठाइयाँ बनाना सीख रही थी। उसने अपनी मार्केटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके दुकान के लिए एक छोटा सा बोर्ड भी बनवाया, जिस पर लिखा था, रामू काका की विशेष चाय, स्वाद और संस्कार का संगम। उनकी बेटी आशा अब दुकान पर आकर रामू काका के साथ खेलती थी और कभी कभी छोटे मोटे कामों में मदद भी करती थी। रामू काका उसे कहानियाँ सुनाते थे और उसे जीवन के मूल्यों के बारे में बताते थे, जो उन्होंने मोहन को नहीं सिखा पाए थे।
आशा ने अपने दादाजी के प्रति गहरा लगाव विकसित कर लिया था। एक दोपहर जब दुकान पर अच्छी खासी भीड़ थी, शशिकांत जी, रामू काका के पुराने मित्र वहां पहुंचे। उन्होंने बदलते हुए माहौल को देखा और मोहन और पूजा को काम करते हुए पाया। शशिकांत जी ने उन्हें पहचान लिया और उनके मन में पुराने घाव फिर से हरे हो गए। उन्होंने रामू काका से फुसफुसाते हुए कहा, मित्र, तुम इन दोनों को फिर से क्यों अपने पास लाए? ये वही हैं जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला था और तुम्हें वृद्धा आश्रम भेजने की कोशिश की थी। रामू काका ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, शशिकांत, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। इन्होंने अपनी गलती मान ली है और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आशा के लिए मुझे उन्हें माफ़ करना पड़ा। शशिकांत जी ने मोहन और पूजा के काम करने के तरीकों को देखा। उन्होंने देखा कि मोहन कितनी विनम्रता से ग्राहकों से बात कर रहा था और पूजा कितनी लगन से मिठाइयाँ बना रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही मोहन और पूजा हैं जो कभी अपने पिता को बोझ समझते थे। शशिकांत जी ने मोहन को बुलाया। मोहन, मुझे यह देखकर खुशी हुई कि तुम बदल गए हो। मैंने तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री बर्बाद होते देखी थी, लेकिन अब तुम अपने पिता के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो। यह सब कुछ तुम्हारे कर्मों का ही फल था और अब तुम अपने अच्छे कर्मों से एक नई राह बना रहे हो। मोहन ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, काका जी, यह सब हमारे पिताजी की कृपा है। उन्होंने हमें एक और मौका दिया। रामू काका की चाय की दुकान अब सिर्फ चाय की दुकान नहीं थी, बल्कि एक पश्चाताप, कड़ी मेहनत और परिवार के पुनर्मिलन का प्रतीक बन गई थी। मोहन ने धीरे धीरे गांव के अन्य युवाओं को भी दुकान पर काम देना शुरू किया, जिससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ा। पूजा ने महिलाओं के लिए छोटे छोटे सिलाई कढ़ाई के काम शुरू किए, जिससे उन्हें भी आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। कुछ वर्षों में रामू काका की विशेष चाय गांव का एक प्रसिद्ध ब्रांड बन गई थी। लोग दूर दूर से उनकी चाय पीने आते थे और मोहन और पूजा की कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। रामू काका अब अपनी चाय की दुकान पर बैठकर मुस्कुराते थे। उन्हें अपने बेटे और बहू पर गर्व था, जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और जीवन में एक नई दिशा पाई। रामू काका की चाय की दुकान अब सिर्फ एक व्यवसाय नहीं थी, बल्कि गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। मोहन और पूजा ने अपने जीवन के इस दूसरे अध्याय को पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जिया। मोहन, जिसने कभी बड़ी इंजीनियरिंग परियोजनाओं को संभाला था, अब अपनी सारी ऊर्जा चाय की दुकान को समर्पित कर रहा था। उसने देखा कि गांव में लोग अक्सर अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए शहर जाते थे। रामू काका से सलाह लेने के बाद मोहन ने दुकान के बगल में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। यह दुकान रामू काका जनरल स्टोर गांव वालों के लिए एक बड़ी राहत थी। यहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें उचित दाम पर मिलने लगी, जिससे ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों बचता था। पूजा ने भी अपने पाक कला कौशल को निखारा। उसने न केवल चाय के साथ परोसने के लिए नई मिठाइयाँ और नमकीन बनाना शुरू किया, बल्कि एक छोटी बेकरी यूनिट भी स्थापित की। उसकी ताज़ी बनी कुकीज़ और ब्रेड इतनी लोकप्रिय हो गई कि आसपास के गांवों से भी लोग खरीदने आने लगे। आशा भी अब बड़ी हो रही थी और वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ दुकान और स्टोर में अपने माता पिता की मदद करती थी।
उसने कंप्यूटर का उपयोग करके स्टॉक का प्रबंधन करना सीखा और सोशल मीडिया पर अपनी दुकान का प्रचार भी करने लगी। मोहन और पूजा ने सिर्फ अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं किया बल्कि गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझी। उन्होंने एक छोटा सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने में मदद की जहां गांव के बच्चे मुफ्त में किताबें पढ़ सकते थे। मोहन ने अपने इंजीनियरिंग के ज्ञान का उपयोग करके गांव में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक जल संरक्षण परियोजना में भी योगदान दिया। पूजा ने गांव की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सिलाई और कढ़ाई की कार्यशालाएं आयोजित की। रामू काका अब एक सम्मानित संरक्षक की भूमिका में थे। वह अक्सर दुकान पर बैठकर ग्राहकों से बातचीत करते थे, उन्हें जीवन के अनुभव साझा करते थे और युवा पीढ़ी को ईमानदारी और कड़ी मेहनत का महत्व समझाते थे। शशिकांत जी भी अक्सर उनसे मिलने आते थे और मोहन और पूजा के परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। उन्होंने खुद मोहन और पूजा की प्रशंसा करना शुरू कर दिया, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। रामू काका की चाय की दुकान अब सिर्फ एक स्थानीय व्यवसाय नहीं थी, बल्कि यह पुनरुत्थान, सामुदायिक भावना और पीढ़ियों के बीच प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी। मोहन और पूजा ने न केवल अपने पिता से मिली विरासत को संभाला बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे अब अपने अतीत की गलतियों को याद करते थे, लेकिन गर्व से कह सकते थे कि उन्होंने उनसे सीखा था और एक बेहतर इंसान बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी। रामू काका की चाय की दुकान और जनरल स्टोर अब गांव की शान बन चुके थे। मोहन और पूजा ने अपने जीवन के इस नए पड़ाव पर न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की थी, बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी फिर से स्थापित किया था। उनकी कहानी कभी परिवार के बिखराव की, अब पुनर्मिलन और प्रेरणा की कहानी बन गई थी। आशा, जो अब एक युवा कॉलेज छात्रा थी, आशा ने अपने दादाजी और माता पिता के संघर्ष और परिवर्तन को करीब से देखा था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना नहीं था। वह अपने ज्ञान का उपयोग गांव के विकास के लिए करना चाहती थी। उसने अपने कॉलेज की छुट्टियों में गांव में एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने में मदद की, जहां ग्रामीण बच्चे कंप्यूटर कौशल सीख सकते थे। पूजा ने अपनी सिलाई और कढ़ाई के काम को एक छोटे उद्यम में बदल दिया था। उसने गांव की कई महिलाओं को काम पर रखा था और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को शहर के बाजारों में बेचना शुरू किया था। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद मिली और वे अपने परिवारों के लिए बेहतर जीवन प्रदान कर सकी। रामू काका को यह देखकर बहुत गर्व होता था कि उनकी बहू, जिसने कभी गांव के जीवन को ठुकराया था, अब गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी। एक दिन जब रामू काका अपनी चाय की दुकान पर बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति लड़खड़ाते हुए उनकी दुकान की ओर आ रहा था। रामू काका ने ध्यान से देखा और उनकी आंखें नम हो गई। वह कोई और नहीं, उनके पुराने मित्र विकास जी थे, जो अब अपनी वृद्धावस्था और अकेलेपन से जूझ रहे थे। वृद्धा आश्रम छोड़ने के बाद विकास जी ने कॉलेज में प्रिंसिपल का पद संभाला था, लेकिन अब वे सेवानिवृत्त हो चुके थे और उनके परिवार से कोई भी उनके साथ नहीं था। उनकी बहू रूपल और बेटा विक्की अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे और उन्होंने विकास जी से कोई संपर्क नहीं रखा था। विकास जी ने रामू काका को पहचान लिया और दोनों मित्र एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े।
रामू काका ने विकास जी को अपनी दुकान पर बिठाया और उन्हें चाय पिलाई। विकास जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उनके बेटे और बहू ने उन्हें घर से निकाला और कैसे उन्हें अपने बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ा। उन्होंने रूपल के इंटरव्यू की घटना भी सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने उसे सरकारी नौकरी देने से मना कर दिया था। रामू काका ने कहा, मित्र, तुम सही हो, कर्मों का फल मिलता है, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे साथ हो। विकास जी को यह सुनकर बहुत राहत मिली। मोहन और पूजा ने भी विकास जी का स्वागत किया। उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीखा था और वे जानते थे कि बुजुर्गों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। विकास जी रामू काका के साथ रहने लगे। वह अक्सर दुकान पर आकर बच्चों को पढ़ाते थे और अपनी पुरानी कहानियाँ सुनते थे। उनकी मौजूदगी ने रामू काका के परिवार में और भी खुशियाँ भर दी। गांव वालों ने भी विकास जी का खुले दिल से स्वागत किया। रामू काका का फल अब केवल उनकी चाय की दुकान की सफलता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह दया, क्षमा और मानवीय संबंधों की अटूट शक्ति का प्रतीक बन गया था। मोहन और पूजा ने न केवल अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। उन्होंने साबित कर दिया कि जीवन में सच्ची खुशियाँ और संतोष भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि संबंधों को संवारने, दूसरों की मदद करने और अपने कर्मों को सुधारने में निहित हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।